भूलें। नौकरी वाले बेटे की पत्नी और बेरोजगार बेटे की पत्नी का घर में रुतबा। शाम का समय था। ड्राइंग रूम में सरला और मोहित बैठे अपने बड़े बेटे ऋषि का इंतजार कर रहे थे। तभी थोड़ी देर के बाद ऋषि ऑफिस से घर आ जाता है। अरे आ गया बेटा तू। हमारा बेटा कितना अच्छा है ना जी। इतना समझदार बेटा तो पूरे मोहल्ले में भी किसी का भी नहीं है। आ बेटा आ, थक गया होगा ना, बैठ जरा आराम कर। हाँ सरला, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। इसकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। आखिरकार बेटा किसका है, और सबसे बड़ी बात, ये अपने काम सब प्लानिंग से करता है। इसको सब पता है कब क्या कैसे करना है। जिसके बाद ऋषि अपने मम्मी पापा के साथ बैठ जाता है। अरे ऋषि बेटा, आज तेरी तो मीटिंग थी ना बड़े क्लाइंट के साथ, क्या हुआ उसका? अरे पापा, मीटिंग बहुत अच्छी गई और हमने डील भी क्रैक कर ली है। यह सब सुनकर सरला देवी काफी खुश हो जाती है। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। तभी दरवाजा खुलता है। सरला देवी का छोटा बेटा आर्यन जिम से वापस आ रहा था। अरे भैया, अच्छा हुआ जो आप यहीं मिल गए। मुझे अपने जिम की फीस जमा करवानी थी, थोड़े से पैसे दे दो। आर्यन की बात सुनकर ऋषि बिना कुछ सवाल जवाब करे आर्यन को उसके पैसे दे देता है। सरला देवी को आर्यन की यह सब बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। अरे बेटा, अब तू छोटा नहीं रहा है, बड़ा हो चुका है। थोड़ा सा तो अपनी लाइफ में सीरियस हो जा। अब कब तक अपने भैया से और पापा से ऐसे पैसे मांगता रहेगा? अरे मम्मी, क्या हो गया? तो फिर भैया से ही तो ले रहा हूँ ना पैसे। ऐसे ही दिन बीत जाता है। अगली सुबह पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर नाश्ते के लिए बैठा हुआ था। उसके बाद ऋषि सरला और मोहित से कहता है, मम्मी पापा, मुझे आप सबसे एक जरूरी बात करनी है। मुझे एक लड़की काफी पसंद है। मैं चाहता हूँ कि आप उसके घर वालों से और उससे मिल लें। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। ऋषि की बात सुनकर मोहित जी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। जिसके बाद वो कहते हैं, अरे बेटा, तूने अपनी लाइफ में स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छे डिसीजन लिए हैं, तो लड़की भी तूने अच्छी ही पसंद करी होगी। हाँ बेटा, तेरे पापा बिल्कुल सही कह रही हैं। और वैसे भी आज तक तूने हमारी सारी बात मानी है। अगर तुझे लड़की पसंद है ना, तो मैं तेरा साथ जरूर दूंगी। सरला और मोहित की बातें सुनकर ऋषि काफी खुश हो जाता है। ऐसे ही वह दिन भी बीत जाता है। अगले दिन पूरा परिवार तैयार होकर एक बड़े मॉडर्न घर में लड़की देखने के लिए पहुंचता है। थोड़ी ही देर के बाद दीप्ति भी वहां आ जाती है। दीप्ति आत्मविश्वास से भरी, सलीकेदार और पढ़ी लिखी लड़की थी। वह काफी समझदार थी। दोनों परिवार की सहमति से दीप्ति और ऋषि की शादी तय हो जाती है। थोड़े ही दिन के बाद दीप्ति ऋषि के घर में बड़ी बहू बनकर आ जाती है। सुबह का समय था। दीप्ति ने सभी के लिए बहुत अच्छा खाना बनाया था। जिसके बाद सभी घर वाले खाना खाते हैं और दीप्ति की तारीफ करते हैं। खाना खाने के बाद सभी घर वाले उसे उसकी पहली रसोई का नेक देते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन ऋषि ऑफिस में जाने के लिए तैयार हो रहा था। दीप्ति बेड पर बैठी अपने फोन में कुछ देख रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। भैया, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, थोड़े से पैसे दे दो। ऋषि बिना कुछ सवाल पूछे अपने वॉलेट से पैसे निकालता है। ये लो, पूरे 15,000 रुपए हैं। अगर कम पड़ जाए ना तो बता देना, मैं ऑनलाइन ट्रांसफर कर दूंगा। अरे वाह भैया, आप तो सच में वर्ल्ड के बेस्ट भैया हो। थैंक यू सो मच। जिसके बाद आर्यन वहां से खुशी खुशी चला जाता है। दीप्ति यह सब बड़े ध्यान से देख रही थी। अरे ये क्या, 15,000 रुपए कम नहीं होते? और आपने ये तक नहीं पूछा उससे कितने चाहिए, अपने आप से ही दे दिए। अरे दीप्ति, इसको जरूरत होती है ना, ये तभी पैसे के लिए आता है, वरना ऐसे ही खराब नहीं करता ये पैसे। और तुम्हें पता है, मेरा छोटा भाई आर्यन यह एक बहुत बड़ा मॉडल बनना चाहता है। हो सकता है इसे कोई ऑडिशन का मौका मिला होगा, तभी लेकर गया है ये मेरे लिए पैसे। मैं जानता हूँ मेरा भाई क्या कर सकता है और क्या नहीं। क्या आर्यन ऑडिशन के लिए जा रहा है? अरे हाँ दीप्ति, आर्यन को एक्टिंग का बहुत शौक है। बचपन से ही इसका एक सपना है, बस एक एक्टर बनने का। ऐसे ही वह दिन भी बीत जाता है। अगले दिन सुबह पूरा परिवार ड्राइंग रूम में बैठा हुआ था। तभी आर्यन अपने पुराने के सभी कपड़े लेकर सामने फैला देता है। पापा, मुझे ऑडिशन के लिए जाना है, और ये देखिए ना, ये सारे कपड़े तो मैं पहले ही ऑडिशन में पहन चुका हूँ। मुझे और कपड़े खरीदने होंगे, थोड़े पैसे दे दो ना आप। अरे क्या है ये आर्यन, अब तू बच्चा नहीं रहा। जब देखो तब ऑडिशन के लिए, कभी बाइक के लिए, कभी कपड़ों के लिए, कभी जिम के लिए। तेरा ये मांगना कब खत्म होगा? अरे पापा, मैं क्या करूं, अभी थोड़ा स्ट्रगलिंग टाइम चल रहा है। अभी मैं काम थोड़ी ना कर रहा हूँ। कुछ दिन के लिए दे दो, जब मैं एक्टर बन जाऊंगा ना, तब देखना आपको ढेर सारे पैसे दे दूंगा मैं। अरे देवर जी, अब आप छोटे बच्चे नहीं हो कि अपनी जरूरतों के लिए औरों से पैसे मांगोगे। पूरा परिवार दीप्ति की तरफ देखने लग जाता है। अरे मैं तो बस यही कह रही थी कि जब से 21 साल की थी ना मैं, तब से मैंने अपने पैसे खुद कमाने शुरू कर दिए थे। अरे भाभी, आप अभी अभी तो हमारे घर में आई हो, और किसी को ऐसे जज नहीं करना चाहिए। आर्यन की यह बातें दीप्ति को अच्छी नहीं लगती।
इसको तो मैं बताती हूँ, दिन रात मेहनत करे मेरा पति और पैसे उड़ाए ये। खुद तो कुछ करता नहीं, बस ऑडिशन के नाम पर यहाँ वहाँ घूमता फिरता है। आर्यन, तेरी शादी करूंगी ना, तब तुझे जिम्मेदारियों का पता चलेगा। राघव को देख, अपना बिजनेस और अपना परिवार कितने अच्छे से संभाल रहा है। पूरे 1 साल से ऊपर हो गया है शादी को, आज तक हर चीज उसने अच्छे से मैनेज करी है। अरे माँ, भैया तो एकदम परफेक्ट है, इनका कंपैरिजन थोड़ी ना हो सकता है। आर्यन की बातें सुनकर पूरा परिवार हंसने लग जाता है, लेकिन दीप्ति के चेहरे पर अभी भी कड़वाहट थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। थोड़े ही दिनों के बाद सरला और मोहित के घर कुछ रिश्तेदार आते हैं। अरे भाई साहब, आपके छोटे बेटे के लिए मैंने एक लड़की देखी है, अगर आप हाँ कहो तो मैं आगे बात बढ़ाऊं। हाँ हाँ भाई, बड़े बेटे की तो शादी हो गई है, अब छोटे की ही तो बारी है। जिसके बाद दोनों रिश्तेदार एक फोटो निकालते हैं और मोहित जी के हाथ में पकड़ा देते हैं। देखिए भाई साहब, लड़की का नाम है स्नेहा, बहुत ही अच्छा परिवार है, गांव में पूरे 10 एकड़ जमीन है। सरला देवी और मोहित जी फोटो देखकर काफी खुश हो जाते हैं। अरे हाँ हाँ भाई साहब, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहले मैं अपने बेटे से बात कर लूं, फिर आगे देखते हैं। जिसके बाद दोनों रिश्तेदार वहां से चले जाते हैं। शाम का समय था, पूरा परिवार साथ में बैठा हुआ था। माहौल थोड़ा गंभीर था। अरे आर्यन बेटा, अब तेरी शादी की उम्र हो गई है, कब तक ऐसे एक्टिंग के पीछे भागता रहेगा? कुछ और करके देखना अपनी लाइफ में, क्या पता अब तक तू गलत रास्ते पे चल रहा हो। नहीं पापा, पहले मुझे अपना सपना पूरा करना है। बस कर आर्यन, तेरा सपना तो पूरी जिंदगी भर सपना ही बनकर रहेगा। बस तेरे सपने के चक्कर में हम जिंदगी भर ऐसे ही नहीं बैठे रह सकते, हमें भी तो आगे जवाब देना है लड़की वालों को। हाँ, तेरी माँ बिल्कुल सही कह रही है बेटा, देख अभी जवाब दे, मुझे आगे बात पहुंचानी है। आपको जो करना है कर लो पापा, लेकिन आप ये मत समझना कि शादी के बाद मैं कोई ऐसी छोटी मोटी नौकरी पकड़ लूंगा। आपको जो जवाब देना है, जो समझना है समझ लो पापा, लेकिन शादी के बाद मैं नौकरी बिल्कुल भी नहीं करूंगा, मैं अपना एक्टिंग का सपना पूरा करके ही रहूंगा। इतना कहकर आर्यन वहां से गुस्से में चला जाता है। आर्यन का ऐसा रिएक्शन देखकर सरला देवी और मोहित काफी चिंतित हो जाते हैं। अजी, आप हाँ कर दो लड़की वालों को और टेंशन मत लो। जब इसके सिर पे जिम्मेदारियां आएंगी ना और बहू घर पर आएगी तो वो खुद ही इसको काम पर लगा देगी। शायद तुम सही कह रही हो सरला। अगले दिन पूरा परिवार तैयार होकर रिश्तेदारों के साथ लड़की देखने के लिए उसके घर जाता है। दरअसल रिश्तेदार ने लड़की वालों को अपने घर पर ही बुला रखा था। दरअसल स्नेहा के घर के हालात कुछ ज़्यादा ठीक नहीं होते, लेकिन रिश्तेदारों ने सबसे यह बात छुपाई हुई थी और उन्होंने स्नेहा को भी घर की असली सच्चाई छुपाने को ही कहा था। अजी, घर तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ सरला, तुमने सही कहा, और लड़की भी सादी और संस्कारी लग रही है। स्नेहा सबको बहुत पसंद आती है। कुछ ही दिनों में रिश्ता पक्का हो जाता है और थोड़े ही दिनों के इंतजार के बाद स्नेहा और आर्यन की भी शादी बड़े धूमधाम से हो जाती है। अब स्नेहा आर्यन के घर में छोटी बहू बनकर आती है, सीधी सादी संस्कारी। कुछ दिनों के बाद पगफेरे की रस्म के लिए पूरा परिवार स्नेहा को उसके मायके लेकर आता है। स्नेहा का एक छोटा सा कच्चा सा घर देखकर सभी बहुत हैरान हो जाते हैं। सामने एक टूटी फूटी झोपड़ी जैसा घर था। अरे, ये घर किसका है? स्नेहा की आंखें झुक जाती हैं। जेठानी जी, ये मेरा घर है। लेकिन स्नेहा, उस दिन जिस घर में हम आए थे वो तो ये घर नहीं था। जेठानी जी, वो मेरे ताऊ जी का घर था, हमारा नहीं, हमारा तो यही घर है। यह सब सुनकर ऋषि और आर्यन एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं। उन्हें एहसास हुआ था कि उनके साथ धोखा हुआ है। स्नेहा सबको अपने साथ अंदर लेकर आती है। उसकी माँ साधारण कपड़ों में उन सबका स्वागत करती है। घर के हालात काफी खराब थे। रस्म पूरी होने के बाद सभी अपने घर वापस लौट जाते हैं। घर जाकर दीप्ति अपने कमरे में सोचती है, अरे मतलब हम सबको धोखे में रखकर ये शादी करवाई गई। देखना, अब मम्मी जी को सारी बात बताती हूँ मैं। रात का समय था। स्नेहा और आर्यन अपने कमरे में चुपचाप बैठे हुए थे। माहौल थोड़ा अजीब सा ही था। देखो स्नेहा, मुझे वैसे भी शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, यह शादी मेरे घर वालों ने जबरदस्ती करवाई है। अरे तो क्या, अब हमारी शादी हो तो गई है ना, हम इस रिश्ते में बंध ही गए हैं तो इसे निभाना भी तो पड़ेगा ना। हम एक दूसरे के अच्छे दोस्त तो बन सकते हैं ना। आर्यन पहली बार स्नेहा की तरफ देखता है। उसके चेहरे पर सच्चाई और सादगी साफ दिखाई देती है। मुझे पता है आपको मॉडलिंग करनी है ना, मैं आपका हर कदम में साथ दूंगी। आप बस अपना सपना पूरा करने की कोशिश करते रहिए। स्नेहा की बातें सुनकर आर्यन को काफी अच्छा लगता है। पहली बार उसे लगता है कि कोई उसे समझ रहा है। दूसरी तरफ दीप्ति अपने कमरे में गुस्से से भरी बैठी हुई थी। वो सीधी सरला देवी के पास जाती है। मम्मी जी, आपको पता है आज हम उसके असली घर गए थे। जो घर हम पहले गए थे ना, वो घर तो उसका है भी नहीं।
उनका घर तो बहुत झोपड़ी जैसा है, बहुत ही गरीब लोग हैं वो तो। क्या कह रही हो दीप्ति बहू तुम? हाँ मम्मी जी हाँ, हमें वो घर जो दिखाया गया था ना, दरअसल वो इनका है ही नहीं। ये तो असल में गरीब निकले। यही वजह है कि शादी में दहेज तक नहीं दिया इन लोगों ने। दीप्ति की बातें सुनकर सरला देवी के चेहरे पर काफी गुस्सा आ जाता है। सरला देवी गुस्से में बिचौलिए को फोन मिलाती है। आपकी हिम्मत कैसे हुई बहन जी हमें धोखे में रखने की? तुमने तो हमें एक अनपढ़ गरीब लड़की भेज दी है, हम कैसे निभाएंगे उसके साथ? अरे बहन जी, लड़की भले ही गरीब घर की हो लेकिन बहुत अच्छी संस्कारी लड़की है। एक बार अपना कर तो देखिए, आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। बड़ी आई स्वर्ग बनाने वाली, अपने साथ कुछ लेकर तो नहीं आई स्वर्ग में। गुस्से में सरला देवी फोन काट देती हैं। ऐसे ही रात बीत जाती है। सुबह का समय था। शादी के बाद भी आर्यन की आदतें अभी तक नहीं बदलती। वह छोटी छोटी बातों के लिए कभी अपने पापा से तो कभी अपने भाई से पैसे मांगता रहता था। दीप्ति और सरला को आर्यन की यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। जब मेरा पति अकेले मेहनत करता है, कमाता है, पूरे घर का खर्चा वही क्यों उठाए? और ऊपर से ये लफंडर, ना काम का ना कांच का, बस 24 घंटे पैसे ही उड़ाता रहता है। दीप्ति का गुस्सा धीरे धीरे नफरत में बदलने लगता है। एक दिन तो मैं इसको अच्छा सबक सिखाऊंगी कि कहीं भी रहने लायक नहीं बचेगा। वहीं दूसरी तरफ स्नेहा 5 बजे उठकर पूरे घर की जिम्मेदारी वो चुपचाप अपने कंधों पर उठा लेती है। वह आंगन की सफाई करती है, रसोई भी संभालती है। मम्मी जी, पापा जी, ये लीजिए आपकी चाय। अरे वाह बेटा, तू तो हमारा बहुत ध्यान रखती है। स्नेहा अपने पति आर्यन को भी हर तरह से सपोर्ट करती है। बेस्ट ऑफ लक आर्यन जी, आप अपने ऑडिशन पर ध्यान दीजिए, बाकी घर का काम मैं अपने आप संभाल लूंगी। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगता है। स्नेहा पूरे घर को साफ सुथरा रखती थी, हर चीज अपनी जगह पर अच्छे से रखा करती थी। एक दिन ऐसे ही पास की कुछ पड़ोसनी सरला के पास आती हैं। वह चारों तरफ नजर घुमाती हैं और घर की साफ सफाई और सुंदरता देखकर काफी प्रभावित हो जाती हैं। अरे सरला बहन, तुम्हारा घर तो बहुत सुंदर लग रहा है। कितनी साफ सफाई और सलीके से चीजें रखी हैं, पहले तो कभी ऐसे नहीं दिखाई दी। अरे छोटी बहू, जब से तुम आई हो ना, घर की तो तुमने काया पलट कर रख दी है। सभी पड़ोसने स्नेहा की तारीफ कर अपने घर वापस चली जाती हैं। यह देखकर दीप्ति को काफी गुस्सा और जलन महसूस होती है। पड़ोसने के जाने के बाद स्नेहा खुद बाजार जाती है और समझदारी से मोल भाव कर कुछ सामान घर लेकर आती है। जहाँ एक तरफ स्नेहा अपनी मेहनत और सादगी से सबका दिल जीत रही होती है, वहीं दूसरी तरफ दीप्ति के मन में जलन और गुस्सा बढ़ता जा रहा था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। थोड़े ही दिनों के बाद आस पड़ोस की कुछ औरतें सरला देवी के घर पर आती हैं। ड्राइंग रूम में हल्की फुल्की सी बातें चल रही थी, जिसके बाद स्नेहा सभी के लिए चाय नाश्ते का बंदोबस्त करती है। उसकी सादगी भरा रूप साफ झलक रहा था। अरे यह देखो, एक बहू तो इतनी फैशनेबल है और दूसरी बहू बिल्कुल गांव की लग रही है। यह सुनकर सरला देवी को काफी शर्मिंदगी महसूस होती है। स्नेहा भी उन सब की बातें सुन लेती है, लेकिन वह सब कुछ अनसुना कर अपना काम करना शुरू कर देती है। थोड़ी देर के बाद पड़ोसी अपने घर में चली जाती हैं। उनके जाने के बाद, मम्मी जी देखा आपने, इसने हमारी तो बेइज्जती करवा के रखी है। हम कितने स्टैंडर्ड वाले लोग हैं और ये गांव से आई गवार, इसे इतना तक नहीं पता कि बाहर आए मेहमानों के सामने कैसे कपड़े पहनने चाहिए। हाँ बेटा, अब क्या करें, गवार तो गवार ही रहेगी ना। घर का सारा काम स्नेहा अकेले ही करती थी, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक। लेकिन दीप्ति सारा क्रेडिट खुद ले लेती थी। अरे मम्मी जी, आज तो पूरा घर संभालते संभालते मैं तो थक गई हूँ। उधर स्नेहा थोड़ी देर के लिए अपने कमरे में आराम कर रही होती है। और ये देखो महारानी, अभी तक अपने कमरे में लेटी हुई है। ये नहीं कि घर की कोई जिम्मेदारी ले ले, सारा काम तो मुझे ही करना पड़ता है। हाँ बड़ी बहू, देख रही हूँ, एक तो दहेज कुछ लेकर नहीं आई, ऊपर से नखरे देखो महारानी के। ऐसे ही वह दिन भी बीत जाता है। अगले सुबह सरला देवी अपने साथ एक नौकरानी को लेकर जाती है। अरे कमला, चल मेरे साथ, सामने जो बिना छत वाला स्टोर रूम है ना, वहाँ से थोड़ा सामान निकालना है। जिसके बाद दोनों उस स्टोर रूम में जाती हैं। वहाँ छत नहीं होती, दीवारें भी काफी टूटी फूटी सी होती हैं। अरे मालकिन, ये तो पूरा टूटा फूटा पड़ा है। अरे कुछ नहीं होता, चल उठा इन डब्बों को यहाँ से। मैं सोच रही हूँ कि खाली पड़ा है, कुछ न कुछ काम ही आ जाएगा आगे। थोड़ी देर के बाद सरला और कमला बाहर आ जाती हैं। तभी आर्यन वहाँ आता है। अरे मम्मी, स्टोर रूम को ठीक क्यों नहीं करवा लेती? इसमें रखा सामान नहीं तो खराब हो जाएगा। अरे क्या करवाना है बेटा इसमें छत लगवाकर, और वैसे भी इसमें कोई सामान ऐसा रखा नहीं हुआ, और हमें क्या ही करना है इसका। ठीक है माँ, मैं ऑडिशन देने के लिए जा रहा हूँ, रात को थोड़ा लेट हो जाऊंगा। हाँ हाँ जा, तेरा तो यही काम है बस। मम्मी जी देख रही हो, ये गवार लड़की अपने पति को भी नहीं सुधार पाई। यह नहीं कि उससे कह दे कि कोई ढंग का काम ढूंढ ले,
उल्टा एक्टिंग के लिए बढ़ावा दे रही है, जबकि पता है इसको होना कुछ भी नहीं है वहाँ पर। अरे बहू दूसरों को क्या सिखाएगी, इसको तो खुद ही नहीं पता कि क्या करना है क्या नहीं। वहीं दूसरी तरफ आर्यन एक ऑडिशन दे रहा था। वो पूरे आत्मविश्वास से एक्टिंग कर रहा था। डायरेक्टर भी उसे काफी अच्छे से देख रहा था। अरे भाई देखो, तुम सेलेक्ट तो हो चुके हो मूवी के लिए, लेकिन तुम्हें अपनी पोजीशन फिक्स करने के लिए कुछ डिपॉजिट करवाना पड़ेगा अमाउंट। यह सुनकर आर्यन हैरान हो जाता है। अमाउंट? कितना अमाउंट लगेगा सर? अरे ज़्यादा नहीं, बस 15 लाख ही रुपए लगेंगे। तुम अपनी अमाउंट जमा करवा दो और जिसके बाद मैं तुम्हारी पोजीशन मूवी के लिए बिल्कुल फिक्स कर देता हूँ। डायरेक्टर की बातें सुनकर आर्यन परेशान होकर घर वापस आता है। घर आकर वह सारी बातें घर वालों को बताता है। मम्मी पापा, मुझे मूवी में साइड रोल मिला है, मेरा सिलेक्शन हो गया है, लेकिन मुझे अपनी पोजीशन फिक्स करवाने के लिए वहाँ 15 लाख रुपए जमा करवाने होंगे। यह सुनते ही मोहित जी का चेहरा सख्त हो जाता है। अरे तेरा दिमाग खराब है क्या? तेरी एक्टिंग के चक्कर में अब मैं अपना घर बेच दूं क्या? कहाँ से लाऊंगा इतने पैसे? और क्या पता अगला बंदा तेरे पैसे लेकर भाग जाएगा तो हम तो ना घर के रहेंगे ना घाट के। पापा प्लीज, ऐसा कुछ नहीं होता, मेरा सपना है, इतना बड़ा सपना मेरा आज सच हो जाएगा। मुझे प्लीज दे दो ना 15 लाख रुपए। मोहित के मना कर देने के बाद आर्यन बड़ी उम्मीद भरी नजरों से ऋषि की तरफ देखता है। भाई अगर देख थोड़े बहुत पैसों की बात होती तो मैं दे देता हूँ, लेकिन 15 लाख बहुत बड़ी बात है यार। इतने पैसों पर मैं रिस्क नहीं ले सकता। क्या आप लोग मेरी मदद नहीं कर सकते? पूरा परिवार चुपचाप खड़ा होता है। पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। कोई भी कुछ भी जवाब नहीं देता। रात को आर्यन अपने कमरे में उदास बैठा होता है। उसकी आंखों में निराशा साफ दिखाई दे रही थी। इस घर में मेरा कोई भी नहीं है जो मेरा साथ दे सके। अरे अरे आर्यन जी, सब आपके भले के लिए ही बोल रहे हैं। क्या पता सच में वो डायरेक्टर फ्रॉड निकला तो। और मैं तो आपसे यही कहूंगी, यहाँ वहाँ से पैसे मांगने की जगह आप कोई साइड में काम ढूंढ लो, ताकि आपको यहाँ वहाँ से पैसे ना मांगने पड़े। अब तुम भी ऐसी बातें मत करो स्नेहा। अरे मैं तो बस आपके भले के लिए ही कह रही हूँ। ऐसे ही रात बीत जाती है। अगले सुबह मोहित बाहर से एक बड़े से बैग में बहुत सारे पैसे लेकर घर आता है। दीप्ति की नजर उस सूटकेस पर चली जाती है। कमला इधर आओ। क्या हुआ जी, कोई बात है क्या? अरे मैंने अपनी गांव वाली जमीन बेच दी है, ये कुछ पैसे आए हैं उसके, इन्हें जाकर तिजोरी में रख दो। दीप्ति चुपचाप रसोई में खड़ी यह सब बातें सुन रही थी। अच्छा, जमीन बेच दी है जी आपने? कितने पैसे हैं इसमें? अरे पूरे 20 लाख हैं, अभी बच्चों को नहीं बताया, सोचा जब जरूरत पड़ेगी तब दे दूंगा उन्हें। और वैसे भी जमीन से कुछ ज्यादा फायदा भी नहीं हो रहा था। दोनों भाई अपने अपना बिजनेस में लगाएंगे ना, उसमें ज्यादा तरक्की हो जाएगी इनकी। जिसके बाद सरला देवी वह सूटकेस ले जाकर अंदर पैसे तिजोरी में रखने लग जाती है। तिजोरी में बहुत सारे जरूरी कागजात और पैसे रखे थे। मोहित जी फिंगरप्रिंट से लॉक खोलते हैं और पैसे अंदर रख देते हैं। पास में खड़ी दीप्ति यह सब बड़े ध्यान से देख रही थी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा मौका हाथ लगा है मेरे। अब देखती हूँ मैं, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। देखती हूँ कि ये आर्यन और उसकी गंवार बीवी कैसे इस घर में रहते हैं। अगर उनको इस घर से ना निकाला ना तो मेरा नाम भी दीप्ति नहीं है। रात का समय था। पूरा घर आराम से गहरी नींद में सो रहा था। जिसके बाद दीप्ति धीरे से उठती है और दबे पांव सास ससुर के कमरे में जाती है। मोहित जी भी बड़ी गहरी नींद में सो रहे थे। दीप्ति चुपचाप उनके अंगूठे पर थोड़ा सा फेविकोल लगाती है और उनके फिंगरप्रिंट्स अपने अंगूठे पर लगाकर तिजोरी का दरवाजा खोल लेती है। जिसके बाद वह उन पैसों में से सिर्फ 15 लाख रुपए निकाल कर रख लेती है। अब देखती हूँ कि ये दोनों इस घर में कैसे टिकते हैं। अगले दिन सुबह मोहित जी जाकर लॉकर चेक करते हैं और चौंक जाते हैं। अरे कमला, इसमें तो पैसे रखे थे ना कल हमने, कहाँ गए? अजी क्या, कल ही तो रखे थे। घर में काफी टेंशन भरा माहौल हो जाता है। सभी लोग लॉकर के पास जाकर इकट्ठा हो जाते हैं। हर जगह पैसे ढूंढने पर भी नहीं मिलते। धीरे धीरे सबकी नजर आर्यन पर टिक जाती है। तभी दीप्ति कहती है, अरे देवर जी, आप ही को तो चाहिए थे 15 लाख रुपए, कहीं आपने तो नहीं ले लिए? भाभी आप पागल हो गई हो क्या? मैं पैसे मांगता हूँ सबसे, इसका मतलब ये नहीं कि मैं चोरी करूंगा। सबने तुझे मना कर दिया था ना, इसलिए हो सकता है तूने निकाल लिए हो। मैंने कभी नहीं सोचा था आर्यन, तू इतनी बड़ी रकम बिना बताए उठा लेगा। तूने हमारा भरोसा तोड़ दिया है। अरे भैया मेरा विश्वास करो, मैंने कोई पैसे नहीं लिए हैं। अरे देवर जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, उन्होंने आज से पहले कभी चोरी नहीं की। लेकिन मुझे लग रहा है ये स्नेहा है इसके पीछे। इसने ही भैया को भड़काया होगा। जब से आई है ना, तब से ही यही साथ दे रही है आर्यन का।
ये सब सुनकर सरला देवी काफी गुस्से में हो जाती है। अरे यही है कलमुही, जब से आई है ना मेरे बेटे को सुधार पाई है ना कुछ काम करवा पाई है। सोचा था मेरे बेटे के ऊपर जिम्मेदारी आएगी तो ये एक्टिंग का भूत उतर जाएगा, लेकिन यह तो खुद भी बेकार निकली। लगता है शायद इसका बाप भी चोरी करता होगा और इसने अपने बाप वाले काम मेरे बेटे को भी सिखा दिए। सरला के ताने सुनकर स्नेहा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। बस बहुत हो गया, मुझे कुछ भी कह लो लेकिन मेरी बीवी को कुछ भी मत कहो। मुझे एक्टिंग का शौक है लेकिन मैंने कोई चोरी नहीं करी है। अरे मम्मी जी, मैं तो कहती हूँ इनको इन दोनों को घर से बाहर निकाल दो। जब तक ये इस घर में रहेंगे ना ये घर तो बिल्कुल बर्बाद ही हो जाएगा। तुम सही कहती हो बड़ी बहू। आर्यन, मैं तुझे अपनी जायदाद से बेदखल करती हूँ। तो इस घर में नहीं रहेगा। सामने जो बिना छत वाला स्टोर रूम है ना, आज से तुम दोनों वहीं रहोगे। उसी के लायक हो तुम दोनों। आज तक तूने एक पैसा तक नहीं कमाया, जब खुद कमाएगा ना तब पता चलेगा कि 15 लाख कितनी बड़ी अमाउंट होती है जो तुमने चुराई है घर से। यह सब सुनकर आर्यन और स्नेहा का दिल टूट जाता है। आर्यन गुस्से में कहता है, ठीक है मम्मी पापा, लेकिन एक बात याद रखना, उस बिना छत वाले घर को अगर मैंने एक अच्छा आलीशान महल ना बना दिया ना तो मेरा नाम भी आर्यन नहीं है। और उस दिन आपको पछतावा होगा कि आप लोगों ने गलती कर दी है और आप दोनों ही मेरे पास आओगे। हाँ हाँ, जा यहाँ से, बहुत देखे तेरे जैसे झूठे वादे करने वाले। आर्यन गुस्से में स्नेहा का हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ ले जाता है। स्नेहा की आंखों में आंसू होते हैं लेकिन वह चुपचाप अपने पति के साथ चल देती है। दोनों बाहर निकलते हैं और सामने बिना छत वाले स्टोर रूम में जाकर खड़े हो जाते हैं। रात का समय था, खुला आसमान होता है। तारों के नीचे स्नेहा और आर्यन बिना छत वाले टूटे मकान में आराम से लेटे हुए थे। मुझे पता है आप बहुत दुखी हो, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। हम दोनों साथ मिलकर मेहनत करेंगे। आर्यन कुछ नहीं बोलता। ऐसे ही रात बीत जाती है। अगली सुबह तेज धूप घर के अंदर आ रही थी, तभी आर्यन के फोन पे एक ऑडिशन की कॉल आती है। आर्यन फोन को देखता है लेकिन कॉल रिसीव नहीं करता। बस बहुत हो गया इस ऑडिशन के चक्कर में, मैं कुछ भी नहीं कर पाया अब तक। इस एक्टिंग के चक्कर में हमारे हालत क्या से क्या हो गए हैं, और यहाँ तक कि स्नेहा तुम्हें भी मेरे साथ अब ये सब कुछ सहना पड़ रहा है। अरे नहीं जी, आपको अपना सपना पूरा करना ही होगा, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। हमें उन लोगों की बेइज्जती का जवाब भी तो देना है, वरना वो हम सबको कायर समझेंगे। आर्यन चुपचाप स्नेहा की बातें सुनता है। स्नेहा की आंखों में उसे विश्वास जो उसे हिम्मत देता है फिर से खड़े होने की। तपती दोपहर में स्नेहा घर को संभाल रही थी। सीधी धूप सर पर आ रही थी। वह घर की साफ सफाई करती है और थोड़ी देर में जैसे तैसे खाना बनाकर तैयार कर लेती है। शाम को आर्यन ऑडिशन देखकर घर वापस आता है। दोनों मिलकर एक घर के छोटे से कोने में टीन का टुकड़ा लगा लेते हैं ताकि थोड़ी सी छाया तो मिले, जिसके बाद दोनों वहीं बैठकर खाना खाते हैं। अरे तुमने पूरी दोपहरी यहाँ कैसे काटी होगी? कितनी गर्मी है यहाँ पर। कोई बात नहीं, आज गर्मी है तो कल ठंडक भी होगी। हम दोनों मिलकर साथ मेहनत करेंगे। अगले दिन घर में खाना बनाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। शाम हो जाती है। आर्यन घर आने वाला था। थोड़ी देर के बाद आर्यन घर आ जाता है। आज कुछ भी नहीं बना क्या? आज कुछ है ही नहीं जी बनाने को। इसका मतलब तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया अभी तक? ऐसे ही उन सब के दुख भरे दिन बीत रहे थे। बीतते दिनों के साथ आर्यन हर जगह ऑडिशन देने जाता है। हर बार रिजेक्शन मिलता है। हर रिजेक्शन से आर्यन का कॉन्फिडेंस टूटता जाता है। कभी तेज गर्मी, कभी मूसलाधार बारिश, कभी उस बिना छत वाले घर में उनका हाल और ख़राब हो रहा था, जिसकी वजह से अब आर्यन का कॉन्फिडेंस भी काफ़ी कम हो जाता है। स्नेहा, अब तो 1 साल से ऊपर हो गया है, आज तक एक भी मौका नहीं मिला है, सर पर छत तक नहीं है। कब तक चलेगा ये सब कुछ? मैं सोच रहा हूँ कि कहीं कोई मजदूरी ही कर लूँ। मैंने तो अभी तक पूरी 12वीं भी नहीं करी है कि मुझे कोई ढंग की जॉब भी मिल जाए। अरे नहीं, जब आपने सब कुछ ठान ही लिया था ना तो आपको अब वही पूरा करना होगा। स्नेहा की आंखों में भरोसा होता है। वह आर्यन को टूटने नहीं देती। वह उसे फिर से जुड़ने का हौसला देती है। एक तरफ आर्यन और स्नेहा के दिन अच्छे नहीं चल रहे थे, वहीं दूसरी तरफ बंटवारे के बाद भी सरला देवी का रवैया बिल्कुल भी नहीं बदलता। अरे देख तो कमला, लोगों में कितना घमंड भरा पड़ा है। वो एक तो पूरे घर का बंटवारा कर देती है, ऊपर से ये तक नहीं कि माफी तो मांग ले। स्नेहा अपने खिलाफ ये सारी बातें सुनती रहती है, लेकिन वह कुछ भी पलटकर जवाब नहीं देती। वह अपना काम करती रहती है। वहीं दूसरी तरफ दीप्ति ने अब सास ससुर का जीना हराम कर रखा था। वह अपनी सास से जी तोड़ काम करवाती थी। पूरे घर की साफ सफाई अब सरला खुद ही करती थी। यहाँ तक कि किचन में खाना बनाना भी वही करती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं।
अरे स्नेहा, क्या बात है, मजे आ रहे हैं ना? रस्सी चल गई है लेकिन अभी तक बल नहीं टूटा तुम्हारा। क्या हुआ, देवर जी की एक्टिंग की जिद अभी खत्म हुई या नहीं? आपको क्या मतलब जेठानी जी, आपको क्या करना? आपको तो जो करना था आप पहले ही कर चुकी हैं। अब आपको हमसे क्या लेना देना है? हाँ, ये बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। इतना कहकर दीप्ति वहां से निकल जाती है। दिन बीत जाते हैं। आर्यन और स्नेहा का संघर्ष अभी जारी रहता है। गरीबी, मेहनत और दूसरी तरफ घर वालों के ताने सभी एक साथ चल रहे थे। बीच में ही आर्यन को ऐसे छोटे मोटे ऐड काफी मिल रहे थे जिससे वह थोड़ा बहुत अपना घर का खर्चा चला रहा था। एक ऐड वायरल जाता है जिसकी पेमेंट उसे पहली बार मिलती है। आर्यन के हाथ में आज पहली बार उसके कमाए हुए 50,000 रुपए आते हैं, जिसको देखकर वह काफी खुश हो जाता है। वो भागता हुआ अपने घर आता है। स्नेहा देखो, मेरी पहली कमाई। मैंने कहा था ना कि एक दिन मैं अपना सपना जरूर पूरा करूंगा। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। इससे सबसे पहले हम अपने घर की छत बनवाएंगे। जिसके बाद आर्यन उससे उस घर की छत ठीक करवाता है और धीरे धीरे उसका काम भी काफी अच्छे से चलने लग जाता है। बंटवारा होने के बाद आज पहली बार वो दोनों एक छत के नीचे आराम से बैठकर चैन की नींद लेते हैं। थोड़े ही दिन के इंतजार के बाद उसे बड़ी फिल्मों में भी काम मिलने लगता है। अब वह अपनी हर कमाई लाकर अपनी पत्नी को देता है और थोड़े ही दिनों के काम के बाद वह इतना पैसा जोड़ लेते हैं कि वह आराम से एक अच्छा सा घर बनवा सकते हैं। अरे आर्यन जी, मुझे लगता है कि अब हमारे पास इतने पैसे इकट्ठे हो गए हैं कि हम अपना घर बनवा सकते हैं। कब तक हम इस छोटे से घर में ही रहेंगे? तुम सही कह रही हो स्नेहा, और सामने वालों को दिखाना भी तो है कि मैं अपने वादे पर कायम हूँ। इसके बाद नए घर का काम शुरू हो जाता है। मजदूर आते हैं, नींव रखी जाती है। स्नेहा हर काम बड़े ध्यान से करती है। वहीं दूसरी तरफ, अरे लगता नहीं इनके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए हैं। इतना बड़ा घर भी बना लिया है इन्होंने। हाँ, पता नहीं माँ जी, कहाँ डाका डाला होगा इन दोनों ने। अब वक्त बदल चुका था। एक तरफ जहाँ आर्यन और स्नेहा की तरक्कियों की ऊंचाई पर पहुंच रहे थे, वहीं दूसरी तरफ सरला देवी का घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। घर के अंदर सिर्फ अब दीप्ति का ही राज चलता था। वह सरला देवी से पूरे घर का काम करवाती थी। सरला देवी पूरे दिन रात बस घर के काम में ही लगी रहती थी। उसके चेहरे पर थकान और पछतावा साफ दिखाई देता है। काम करते करते उसे वह दिन याद आते हैं जब स्नेहा पूरे घर को साफ सुथरा रखती थी और उन्हें बैठे बैठाए सब खाना खाने को देती थी। समय पर दवाई भी देती थी और पूरे घर को चमका कर रखती थी। अरे स्नेहा को तो मैंने घर से बाहर निकाल तो दिया, लेकिन यह दीप्ति तो मेरी जान ही निकाल कर मानेगी। दोनों सास ससुर अब अपने ही घर में बड़े परेशान से रहने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ स्नेहा और आर्यन अब सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जा रहे थे। उनका नया घर बहुत सुंदर बनकर तैयार हुआ था। एक दिन अचानक ऋषि घर की सीसीटीवी फुटेज चेक करता है, जिसके बाद उसे साफ पता चल जाता है कि घर में वह चोरी किसी और ने नहीं बल्कि दीप्ति ने ही की थी। जिसके बाद वह काफी गुस्सा करता है। दीप्ति, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई पर इल्जाम लगाने की? पैसे तुमने चोरी की है। ये क्या कह रहे हो आप? मुझे सब पता चल गया है। जिसके बाद ऋषि सभी को रिकॉर्डिंग दिखाता है। सब सामने आ जाता है। हे भगवान, ये हमने क्या कर दिया? हमसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई है। हमने तो इस चक्कर में आर्यन को घर से भी निकाल दिया है। जिसके बाद सरला देवी रोते हुए आर्यन के पास जाती है। अरे बेटा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने बिना सोचे समझे मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है बेटा। अरे मम्मी, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है। जो हो गया वो हो गया। 4 साल बीत चुके हैं उन बातों को। हाँ बेटा, 4 साल हो गए हैं। चल अब घर आ जा। नहीं मम्मी, मैं एक बार घर छोड़ चुका हूँ तो मतलब छोड़ चुका हूँ, अब वापस नहीं जा सकता। सरला देवी स्नेहा की तरफ उम्मीद से देखती है। बहू, तुम तो समझाओ इसे। मम्मी जी, जहाँ मेरे पति रहेंगे मैं तो वहीं रहूंगी। बुरे वक्त में हम एक दूसरे के साथ थे, तो अब अच्छा वक्त आया है तब भी हम साथ ही रहेंगे। यह सब सुनकर सरला देवी भारी मन से वहां से चली जाती है और अपनी सारी करी हुई गलतियां सोचकर अफसोस करने लगती है। जो लोग बिना सच जाने दूसरों पर शक करते हैं और लालच या जलन में गलत फैसले लेते हैं, उन्हें अंत में पछताना पड़ता है। वहीं जो लोग कठिन समय में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते, वही सच्ची सफलता और सम्मान पाते हैं। दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या सरला देवी ने सिर्फ गरीबी देखकर स्नेहा और आर्यन के साथ जो व्यवहार किया वो सही था? अगर आप आर्यन की जगह होते तो क्या अपनी मां को माफ कर देते और वापस घर लौट जाते? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।